चलिए, तो ये हमारा चैप्टर 8 का पार्ट 2 है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी हार्डवेयर और जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सब रन करता है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर जो भी इंटरनल उसका रिसोर्स है वो सब रन करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब यूज़र जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर बिहाइंड द स्क्रीन। देखो, आपको जो दिख रहा है स्क्रीन, उसके जो पीछे जितना भी देखभाल करता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे जितना भी चीज हो रहा है उसको कौन देखभाल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूजर के बीच संबंध बनाता है, ठीक है। मतलब हार्डवेयर या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूजर, हम लोग आपस में एक दूसरे के बीच तालमेल बनाता है, कोऑर्डिनेशन तैयार करता है। ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आप बाय द वे कि हम कंप्यूटर खोले पूरा स्क्रीन काला रहे, कुछ दिखे ही नहीं, तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, सब कुछ कॉपी पेस्ट कुछ भी करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो ही आप वहां पर दूसरा सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल, MS DOS, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पूछता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसमें क्या हुआ कि आपको कुछ भी करना वो कमांड में ही करना है। एक समय में एक ही आदमी यूज कर सकता है और एक ही काम कर सकता है। जैसे बाय द वे, अभी आपके पास लैपटॉप है, विंडोज है, आप मूवी भी देख सकते हो, मिनिमाइज करके एक्सेल पे भी कुछ काम कर सकते हो, मिनिमाइज करके कोडिंग भी कर सकते हो, 10 काम एक बार में कर सकते हो। लेकिन डॉस में एक बार में एक ही काम, क्योंकि कमांड आपको लिखना, आप कमांड लिख रहे हो, दूसरा स्क्रीन चलेगा ही नहीं, तो एक बार में एक ही स्क्रीन काम करता है। MS DOS में और वो कमांड से चलता है। यहाँ पर GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, यहाँ कमांड लाइन इंटरफेस होता है। दूसरा है मैक OS। अब देखो, एप्पल जो कंपनी है, ठीक है, स्टीव जॉब का जो एप्पल कंपनी है, उसका मोबाइल भी आता है, लैपटॉप भी आता है। तो उसका मोबाइल में जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं iOS एप्पल का मोबाइल में। और एप्पल का आप लैपटॉप वगैरह खरीदोगे तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको बोलते हैं मैक OS, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, अभी सबसे ज़्यादा यूज माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है। तो बहुत सारा वर्जन है इसका, 95, 98, 2000 ME मतलब मिलेनियम, XP, विस्टा, 7, 10। तो इसमें हम जो यूज़ किए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट XP यूज़ किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट 7 यूज़ किया और माइक्रोसॉफ्ट 10 यूज़ किए। ये तीनों हम यूज़ किए हैं, पर्सनली हम खुद यूज़ किए हैं। बाकी ये सब पुराना वर्जन था, ठीक है। उसके बाद और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स, जिसमें हमने आपको बताया था इसमें कमांड भी चलता है और GUI भी चलता है, दोनों चलता है। और ये सिक्योरिटी पर्पज से इसका यूज किया था, यूनिक्स और लिनक्स का, ठीक है। नेक्स्ट, अब गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो गूगल का भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम है गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इतना इतना ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब यूनिक्स और लिनक्स, इसके बीच में अंतर मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूनिक्स जो, ये लगभग दोनों सेम एक जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या है? ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब यूनिक्स जो बनता है वो कंपनी जो बना दिया, ठीक है, उसके बाद वो उसको बेचता है, ठीक है, पैसा लेके आपको इसको खरीदना पड़ता है यूनिक्स को। और इसका जो कोड में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कंपनी बना दिया वही। जैसे बाय द वे की कंपनी एक मूवी बना दिया, तो मूवी आप देखो, मूवी आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ये होता है यूनिक्स। लेकिन लिनक्स जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ये फ्री में अवेलेबल होता है, इसका पूरा कोड जो है वो फ्री में अवेलेबल है। जैसे आप लिनक्स डाउनलोड करोगे तो इसका पूरा कोड आपको दिखेगा। अब मेरे अकॉर्डिंग हमको मन करेगा हम कोड चेंज कर सकते हैं अपने मन से, तो कोड चेंज करके अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे बाय द वे कि गूगल है, वहां पर हम अपना नाम लिख देंगे राकेश, ठीक है। सर्च बटन में हम लिख देंगे कि आई लव माई कंट्री, जो मन सो आप उसका कोड में चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों अंतर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल हो, और यहाँ पर आप उसका कोड में चेंज कर सकते हैं। इसका कोड में आप कुछ भी चेंज करके अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। तो इसीलिए लिनक्स जो है ना, वो कम से कम इसका लाखों सॉफ्टवेयर है। क्या है रीजन?
बाय द हम लिनक्स यूज़ किए, हम उसको कुछ चेंज कर दिए तो अलग सॉफ्टवेयर बन गया। दूसरा आदमी, एक इंग्लैंड से कोई आदमी लिनक्स यूज़ किया, उसका सॉफ्टवेयर बदल दिया, कोड बदल दिया, नया सॉफ्टवेयर बन गया। तो लिनक्स का लाखों करोड़ों सॉफ्टवेयर है लिनक्स का, ठीक है, अलग अलग अलग। तो आप कुछ भी यूज, आप लिनक्स डाउनलोड करिए, इसका जो भी डेवलपर था जो बनाया था वो इसी तरह से बनाया कि जाओ भाई जिसको यूज करना करो, फ्री में यूज करो, अपना उसको चेंज भी कर दो। तो लिनक्स को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोड चेंज हो सकता है, लेकिन यूनिक्स का कोड चेंज नहीं होगा। जो एक बार कंपनी वाला बना दिया वही कोड रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ये प्रोपराइटी मतलब यहाँ पर आपको खरीदना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ठीक है, और दोनों का लगभग फंक्शन एक ही जैसा होता है। ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है यूनिक्स और लिनक्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना टाइप्स होता है, तो मेनली 8-9 टाइप्स का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बैच प्रोसेसिंग मतलब वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्रुप में कुछ काम करता है। जैसे बाय द वे कि आपका कंपनी है, एक ही बार में आपको सामान 1 लाख सामान कहीं डिलीवर करवाना है या कहीं से 1 लाख सामान लाना, पूरा एक ग्रुप में, पूरा एक फाइल में, पूरा बंडल में, पूरे ग्रुप में कुछ काम करना है, तो वहां पर हम लोग जनरली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ए ग्रुप, पूरा एक ग्रुप में ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कोई कंपनी बड़ा ऑर्डर एकत्र, ये सब जो मैं लिखा हूँ ये सब आपको एग्जाम का क्वेश्चन है। कोई कंपनी बड़ा ऑर्डर एकत्र करती है और प्रोसेस करती है, उसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है। बड़ा ऑर्डर मतलब बहुत बड़ा ग्रुप में कुछ अगर ऑर्डर ले रही है और उसको डिलीवर करिए तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेगी। ग्रुप में डाटा को प्रोसेस किया जाता है, यहाँ पर कोई भी डाटा को प्रोसेस करना एक एक करके नहीं, पूरा एक बंडल ग्रुप में जाता है, ठीक है। विशाल लेन देन वाले प्रोसेस के लिए कंपनी यूज करती है, मतलब जिसका ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा लेन देन है, वहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर आप बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अभी विंडोज चल रहा है, बहुत सारा प्रोग्राम आप चला सकते हैं, आप एक्सेल सीट भी खोल सकते हैं, कुछ टाइप भी कर सकते हैं, इधर आप यूट्यूब भी खोल दिए हैं, उधर आप गूगल भी खोल दिए हैं, उसके बाद आप एडोब पे भी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, फोटोशॉप पे भी कुछ काम कर, मतलब एक ही साथ 10-15 काम आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। इधर आप कोडिंग भी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ आप काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है विंडोज, लिनक्स। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इनेबल्स मेनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल टू यूज अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। देखिए, जैसे बाय द वे एसबीआई है, ठीक है। अब एसबीआई का आपको सर्वर जैसे खुलता है तो हजारीबाग से भी एसबीआई का स्टाफ यूज कर रहा है, दिल्ली से भी यूज कर रहा है, कुछ कुछ इसका ब्रांच अगर यूएस में है वहां से भी यूज कर रहा है, तो पूरा वर्ल्ड वाइड आदमी यूज कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये यूज करता है उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अलग अलग टर्मिनल पे है, मतलब अलग अलग जगह पर हैं, उसको यूज कर सकते हैं एक ही समय में, ठीक है। उस सिस्टम को एक ही समय में यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो लाइव चल रहा है, ठीक है, मतलब पूरा दुनिया के अलग अलग कोना से कोई भी चीज जो लाइव चल रहा है, ठीक है, उसको उसमें जैसे फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन टू परफॉर्म इन क्रिटिकली डिफाइंड टाइम। यहाँ पर क्या होता है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम में ही उसको परफॉर्म करना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज करते हैं, जैसे बाय द एरोप्लेन, एरोप्लेन में आप चला रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन चला रहे हैं, अब आप वहां सिग्नल दिए कि दाएं मुड़ जाओ, अब वो 2 घंटा बाद दाएं मुड़ेगा, तब तक तो एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है कि ये रियल टाइम मतलब जो लाइव काम चल रहा है, रियल टाइम में कोई काम चल रहा है, तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है, मतलब जैसे आप ऑर्डर दिए तुरंत ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो वहां क्या होता है, जो पर्टिकुलर क्रिटिकल टाइम में, मतलब जो भी समय दिया गया है, मतलब 1 सेकंड के अंदर उसको रिस्पॉन्स करना, तो उसी समय के अंदर रिस्पॉन्स करे, उस तरह का ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, रियल टाइम। जैसे दी गए समय में ही परफॉर्म करेगा। जैसे इसमें इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लिनक्स। लिनक्स जो होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एरोप्लेन का कंट्रोल, साइंटिफिक रिसर्च, बाय द वे कि आपका रिसर्च चल रहा है, आंख का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, आंख में लेजर जा रहा है, अचानक लेजर 0.1 सेकेंड के लिए देना था, हटा देना था, ठीक है। अब लेजर दिया, हटिए नहीं रहा, तो आग तो गया काम से। तो इसी तरह उस जगह में जहाँ रियल टाइम काम चल रहा है, लाइव काम चल रहा है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है।
साइंटिफिक रिसर्च में, डिफेंस में। अब आपको रॉकेट उड़ाना है, ठीक है, पाकिस्तान हमला कर दिया आप रॉकेट के लिए टिप पे, भाई जो बटन आप क्लिक किए रॉकेट उड़ाने के लिए, अब 2 घंटा बाद रॉकेट उड़ा, तब तक तो गए। तो हाँ डिफेंस में, या रेलवे रिजर्वेशन 10 मिनट के लिए खुला रिजर्वेशन, अब आपका कंप्यूटर नहीं काम कर रहा तब तक, ठीक है। तो ये सब जगह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक आदमी एक समय में एक ही काम करे, उसको सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे इट अलाउज सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम, एक समय में एक यूजर एक ही काम करेगा, जैसे एमएस डॉस। मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग या पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक ही समय में बहुत सारा प्रोसेस करेगा, बहुत सारा काम, अलग अलग टास्क एक ही समय में करेगा। कई अलग अलग प्रोग्राम एक बार में रन अगर हो रहा है उसी को बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। जैसे अभी का जो विंडोज है, लिनक्स है, सब मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग, बहुत सारा काम एक ही साथ होता है। इधर आप कुछ टाइप भी कर रहे हो, इधर प्रिंट भी हो रहा है, इधर आप गाना भी सुन रहे हैं, सब कुछ एक ही साथ होता है। आपका मोबाइल में ही देखिए ना, इधर आप गाना भी सुन रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, ठीक है, फेसबुक भी देख रहे हैं, सब एक ही साथ कर रहे हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग है, एक ही साथ बहुत काम कर रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग एक ही चीज हो गया। मल्टी यूजर, मल्टी यूजर मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार में, ठीक है, 2-3 यूजर उसी को काम कर ले, एक ही साथ में एक ही सिस्टम पे 2-3 यूजर काम करे। जैसे ये कंपनी में होता है लिनक्स, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग कनेक्ट कर दिए तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को 5-6 आदमी काम करेगा, उसी पे काम करेगा। जैसे विंडो, विंडो अलग अलग होता है, लेकिन लिनक्स में सीन क्या है कि बाय द वही स्क्रीन मेरे पे भी दिखेगा, उसके पे भी दिखेगा, उस पे भी दिखेगा, उस पे भी दिखेगा, 5-6 यूजर उसी को यूज कर लेगा। तो लिनक्स इसका एग्जांपल, यूनिक्स, लिनक्स, एक ही समय में बहुत सारे यूजर इसमें काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट मेरा है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बहुत सारा डिवाइस जो होता है जिसके अंदर में ही, जैसे आप वॉशिंग मशीन चलाते हो, वॉशिंग मशीन चला रहे हो तो बस वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आया तो आप टाइम सेट कर दिए कि हाँ भैया 30 मिनट तक वो कपड़ा वॉश करेगा, 5 मिनट तक ड्राई करेगा। तो वो जो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो फिट है, ठीक है। या तो माइक्रोवेव जो ओवन होता है जहाँ पे आप खाना वाना गर्म करते हो, केक वगैरह बनाते हो, ठीक है। या डीवीडी प्लेयर आप ऑन कर दिए वो अपना चल रहा है। तो या इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो आप घड़ी पहनते हो, या पीडीए, पीडीए मोबाइल के जैसा ही होता है, डिवाइस होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि इस डिवाइस के अंदर ही उस रोम एक चिप होता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दिया जाता है, परमानेंट, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी मैं बता देता हूँ। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, किसी का कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। क्लोज सोर्स मतलब जो फ्री में नहीं है, उसको आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, किसी का कॉपीराइट है, किसी का प्रोप्राइटी है वहां। जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल जो आता है ऑपरेटिंग है वो फ्री है, लेकिन आप एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगे तो आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे मैं एप्पल का मोबाइल यूज कर रहा था तो वहां पर आपको एप्लीकेशन खरीदना पड़ता है। जैसे बाय द आप एंड्रॉयड में क्या किए, व्हाट्सअप खोल दिए, ठीक है, फेसबुक खोल दिए, लेकिन अगर iOS में आप अगर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो एप्पल का मोबाइल तो आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। जो पुराना वाला एप्पल, जो अभी तो एप्पल आईफोन 11 चल रहा है, तो उसके पहले जो आईफोन 6, जब हमारे पास आईफोन 6 था तो वो मोबाइल को चलाना बड़ा टिपिकल था। इसलिए टिपिकल था क्योंकि उसमें क्या होता था कि आपको खरीदना पड़ता था। जैसे आईफोन 6 हमारे पास था तो उसमें व्हाट्सअप अगर मुझे यूज करना है तो व्हाट्सअप को खरीदना पड़ता था, ठीक है। तो ये पूरा खरीदना पड़ता था यहाँ। और आईफोन जो होता है वो सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये जो iOS आईफोन जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS बोला जाता है, एप्पल की कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ये होता है ओपन सोर्स मतलब जिसका कोड आपका है आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो, कोड को, फ्री होता है। जैसे आपको याद रखना है लिनक्स और एंड्रॉयड, तो ये दोनों जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो आपको iOS हो गया और भी जो है वो सब क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में देखता हूं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। चलिए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 लैंग्वेज होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज का भी 2 भाग है, एक होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है।
और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो होता है 0 और 1, मतलब कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, मतलब सिर्फ पावर ऑन और पावर ऑफ को समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो अब बात यह है कि कुछ में भी आप कोडिंग किए हैं, अगर असेंबली लैंग्वेज में भी कोडिंग किया है तो इसको बदलना पड़ेगा इसमें। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, ठीक है, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, जो भी है, इसमें भी अगर आप कोडिंग किए हैं तो इसको भी आपको मशीन लैंग्वेज में बदलना होगा। तो ये होता है, ये बदलता कौन है, तो ये ट्रांसलेटर करता है। ट्रांसलेटर करता है क्या, जब कंप्यूटर शुरू में बना था ना, एकदम शुरू में, आज से 30-40 साल पहले, तो उस समय का सीन क्या था ना, 30-40-50 साल पहले, उस समय का सीन था कि ये सब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं था, उस समय सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज। तो उस समय जो कंप्यूटर को चलाता था नॉर्मल आदमी नहीं चला पाता था। अगर आपको लिखना था कि माय नेम इज राकेश, तो आप लिखते 0100111000, इस तरह से लिखते। तो कोई भी प्रोग्राम बनता था तो वो बनता था 0001 डॉस, ऐसे का पूरा 0011 पूरा भरा रहता था पेज में। अब आप सोचिए उसको समझना कितना टफ है, नॉर्मल आदमी का बस का बात नहीं था। जो उसका एक्सपर्ट है उसको एक आध प्रोग्राम बनाने में एक महीना लग जाता था, ठीक है। और अगर गलती से कहीं 01 में गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा बर्बाद। तो बहुत टिपिकल था वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मशीन लैंग्वेज जो 0101 चलता था, कंप्यूटर तो उसी को समझता था। तो फिर लोग क्या किया कि उसमें कुछ कुछ कोड वगैरह, निमोनिक कोड डाल दिया, मतलब कुछ सिंबल डाल दिया। जैसे एडिशन के लिए लिख दिया ए डबल डी, तो ए डबल डी से वो समझ गया कि अच्छा एडिशन करेगा। SUB मतलब वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो थोड़ा सा उसको और अच्छा किया, तो उस तरह को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, जहाँ पर थोड़ा सा उसको और बढ़िया किया। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, अभी भी ये लो लेवल लैंग्वेज था क्योंकि अभी भी इसको करना बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद क्या हुआ ना कि इसको बोला कि यार ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हम लोग जो भाषा में बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही काहे नहीं कोड को लिख दें। तो बोला ठीक है चलो भाई इंग्लिश में कोड को लिख देते हैं। तो इंग्लिश में जब कोड लिखाना शुरू हुआ तो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो भाषा बोलते हैं वही भाषा में कोड लिखा रहा। इंग्लिश मतलब इंग्लिश नहीं, जापान में जापानीज में कोड लिखता है, चाइना में चाइनीज में कोड लिखता है, इंडिया में आप चाहें तो हिंदी में भी कोड लिख सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोग्राम करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन हम लोग क्या है कि इंग्लिश के गुलाम हैं तो फिर इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। अगर भारत में भी ध्यान दिया जाता, जिस तरह से चाइना को अपना चाइनीज पर प्राउड है, अगर हम लोग को भी हिंदी में प्राउड है तो हिंदी में क्यों नहीं कोड लिखा जा सकता है, हिंदी में भी कोड लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ हाई लेवल लैंग्वेज, समझ में आ गया। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज, भैया हम तो इंग्लिश में लिख दिए कोड, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं समझ रहा है क्योंकि कंप्यूटर तो 0101 समझता है। तो अब हमको ट्रांसलेटर चाहिए। जैसे बाय द वे हम हिंदी जानते हैं, अगला ठीक है फ्रेंच में बात कर रहा है, ना हमको उसका बात समझ में आएगा ना उसका हमको बात समझ में आएगा। तो हम तीसरा एक आदमी को रखें, वो क्या करेगा, उसको हिंदी भी आता है फ्रेंच भी आता है, हम जो बोले वो उसको बता देगा, वो जो बोला वो हमको बता देगा। जैसे पुराना राजा उजा के समय में इसी तरह होता है, ठीक है। जब जहांगीर अकबर के दरबार में अंग्रेज लोग आया था तो एक ट्रांसलेटर लेके आया था, क्योंकि इसको अरबी नहीं समझ में आता था, ठीक है। अकबर लोग फारसी बोलता था और अंग्रेज आया वो इंग्लिश बोलता था, तो अंग्रेज को ना फारसी समझ में आता था और ना अंग्रेज को फारसी समझ में आता था, ना अकबर को इंग्लिश समझ में आता। तो एक ट्रांसलेटर था, वो क्या किया, इसका फारसी इसको समझाया, इसका इंग्लिश उसको समझाया। तो वही एक ट्रांसलेटर है, ठीक है, जो ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, भाषा को कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको जाके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अब जो भैया जो कोड मशीन लैंग्वेज में ही बना हुआ है उसके लिए तो ट्रांसलेटर का जरूरत ही नहीं, लेकिन उसके बाद जो जो बना है या असेंबली में या हाई में, उसके लिए ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ा। तो जिससे जो भी सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम किसको कहते हैं, जो भी प्रोग्राम जो 0101 मतलब मशीन लैंग्वेज में लिखा हो उसको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। सॉरी उल्टा, जो भी आप अपना लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है, उसी को सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं या सोर्स कोड बोलते हैं। और ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ऑब्जेक्ट मतलब 0101 इसमें बदल देता है, ठीक है। और सोर्स मतलब जो भी आप जावा में लिखें, सी शार्प में लिखें, कुछ में भी लिखें, तो वो आपका सोर्स कोड है, जो भी भाषा में आप लिखें। और ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, उसको बदल देगा ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब जो कंप्यूटर समझता है 0101। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक होता है, 3 तरह का ट्रांसलेटर होता है। एक होता है असेंबलर, नाम से ही क्लियर है, ये असेंबली लैंग्वेज को बदलेगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है।
असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को बदलेगा मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। अब आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को बदलता है मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज ये जो एक आप जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा में जो कोडिंग किया रहता है, जैसे इंग्लिश में, फ्रेंच में, चाइनीज में, जापानीज में, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर 0 1 नहीं चलता, आप वहां पर डायरेक्ट लिखिएगा इंटर टू नंबर ऐसे करके, इंटर टू नंबर, फिर लिखिएगा a + b = c, ऐसे लिखिएगा, पूरा इंग्लिश लिखते हैं। तो वो इसको कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आप बोलिएगा अब इस दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर एक ही है कि कंपाइलर क्या करता है, जैसे आप एक पेज का पूरा कोड लिखें, अब उस कोड को कंपाइल करिएगा तो एक ही बार में पूरा पेज को रन कर जाएगा, वो एक ही बार में पूरा पेज को कंपाइल कर लेगा और जितना भी एरर है वो बता देगा, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करेगा कि एक एक लाइन को करेगा, मतलब पहला लाइन को चेक करेगा और पहला लाइन का गलती बताएगा। जब तक आप पहला लाइन का गलती नहीं सुधारिएगा वो दूसरा लाइन पर जाएगा ही नहीं, इंटरप्रेटर। तो आप खुद सोचिए ये दोनों में ज्यादा फास्ट कौन होगा, तो कंपाइलर, क्योंकि एक ही बार आप 50 पेज का कोडिंग भी किए, एक ही बार 50 पेज बढ़ जाएगा ये, और एक ही बार में 50 पेज का जितना एरर है, गलती, एक ही बार में बता देगा कि हाँ भाई यहाँ गलती। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा कि 50 पेज है तो पहला लाइन पढ़ेगा, वहां गलती बता देगा, यहाँ गलती है, उसको सुधारो, सुधर जाएगा, फिर दूसरा लाइन जाएगा, उसमें गलती अगर है तो ठीक, तो बोलेगा सुधारो, नहीं है तो आगे बढ़ेगा, इस तरह से करेगा। तो इंटरप्रेटर स्लो होता है, कंपाइलर फास्ट होता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, सिंटैक्स एरर को बताता है। अब देखिए कोड जो लिखा जाता है ना वो एक सिंटैक्स में लिखा जाता है, मतलब कोड लिखने का एक सिंटैक्स होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दिए कि राम आ रहा है, राम खा रहा है, मदन आ रहा है, ठीक है, आप खोटा भाषा में लिख दिए, कोई भाषा में, ऐसा नहीं, एक उसका अपना सिंटैक्स बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं इंटर ए बी, उस पर लिखेंगे इफ, कंडीशन देंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, देन, ऐसे करके उसका एक पर्टिकुलर पूरा सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स जो होता है वो कोडिंग लिखने का तरीका को ही सिंटैक्स बोलते हैं, मतलब कोडिंग लिखने का ग्रामर को सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स में जो एरर है वो बताता है कौन, कंपाइलर, और एक ही साथ पूरा पेज का बता देगा, ठीक है। और ये जो इंटरप्रेटर है वो सिंटैक्स एरर बताएगा किसका, एक एक लाइन का बताएगा, ठीक है। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है और हर सिंटैक्स की गलती को उसके लाइन के सामने रख देगा। मतलब जैसे उस सिंटैक्स एक लाइन है, यहाँ पर आप लिखे हैं कोड, इस लाइन में कुछ गलती सिंटैक्स है तो यहाँ पर आपको एरर शो कर देगा कि इस लाइन में कुछ गलती, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक पीला ऐसे करके पीला पीला ऐसे कर देगा, तो आप यहाँ पीला रंग करेगा तो आप समझ जाइएगा कि इस लाइन में गलती है, ठीक है, ये कर देगा, एक ही साथ पूरा कर देगा। और कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो क्या किए हैं कि बाय द वे कोई लैंग्वेज में लिखे हैं, जैसे जावा में लिखे हैं, जावा नॉर्मल इंग्लिश में लिख दिए, ठीक है। अब कंप्यूटर तो उसको समझ नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करके 0101 में कन्वर्ट कर देगा। तो जब 0101 में कन्वर्ट कर दिया अब वो रन कर सकता है, ठीक है। तो अब वो प्रोग्राम रन कर सकता है। तो हमेशा कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई भी कोडिंग लिखा जाता है तो उसको कंपाइल करना पड़ता है। जब तक आप कंपाइल नहीं करिएगा तब तक वो रन नहीं करेगा। तो आप कंपाइल करिएगा, तो कंपाइल करने के बाद यही कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, कंपाइल कर दिएगा प्रोग्राम को, कोडिंग को, तो वो जितना एरर वगैरह है वो बता देगा। आप एरर को सुधार दीजिए सब कुछ, और ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट बटन दबाइए तो अपने आप प्रोग्राम रन करने लगेगा, मतलब चलने लगेगा पूरा, ठीक है। तो ये होता है मेरा कंपाइलर। तो कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मतलब कंपाइलर जो है वो 01 में कन्वर्ट कर सकता है, अब वो प्रोग्राम चल सकता है, इसीलिए कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है, मतलब 01 में कन्वर्ट कर सकता है। अब प्रोग्राम जो है 01 में कन्वर्ट हो गया, अब वो चलेगा, अब रन करेगा, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो गया। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलता है, प्रत्येक लाइन को एक एक करके ट्रांसलेट करता है, अर्थात एक ही लाइन की गलती को करेक्ट करने के बाद ही अगली लाइन में जाता है, ठीक है। ये धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये धीरे धीरे करेगा, क्यों, क्योंकि एक एक लाइन करके करता है। कंपाइलर फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि एक ही बार पूरा प्रोग्राम को कर देता है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और हमने लिखा था, ये एग्जाम में पूछा है कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लैंग्वेज में बना है, तो सी लैंग्वेज में बना है, ये आप याद रखिएगा। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज में बना हुआ है, ठीक है। चलिए
चलिए, यहाँ पर हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा है, ऐसे मैं आपको बता दिया, लेकिन फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। MS DOS, ये जो MS DOS होता है ये बहुत पहले चलता था, 40-50 साल पहले। मैं MS DOS पे वर्क किया हूँ, ठीक है। जैसे जब मैं छोटा था, 2 क्लास में पढ़ रहा था, तब कंप्यूटर पे, जैसे कंप्यूटर क्लास हम लोग का होता था, तो उस समय डॉस पे काम चलता था। तो उस समय जाता था और वहाँ पे कुछ भी नहीं, कॉपी में कमांड होता था, वहाँ जाके सिर्फ टिपना होता था। मैं बटन को बस क्लिक करता था, जैसे वहाँ पर होता था FD50 RT90। अब वो क्या है कुछ समझ नहीं आता था उस समय। मैं 2 क्लास की बात कर रहा हूँ, जिस समय मैं उस समय स्टीफेंस स्कूल में मैं पढ़ता था, ठीक है। FD50 RT90 में करता था, और ऐसे ऐसे लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ होते रहता था, ठीक है। तो वो था, मतलब पूरा एक काला स्क्रीन रहता है, और आपको कुछ भी करना है उसके लिए कमांड लिखना पड़ता है। इसे कॉपी भी करना उसके लिए भी कमांड, पेस्ट करना उसके लिए भी कमांड, कुछ के लिए भी कमांड। एक बार में एक ही आदमी काम करेगा और एक समय में एक ही काम कर सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कमांड से ये चलता है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है MS विंडो। अब विंडो में भी क्या होता है कि गौर करना, एक बार में एक ही आदमी काम कर सकता है विंडोज पे भी। जैसे मेरा लैपटॉप है, एक बार में मैं ही काम कर सकता हूँ, और इसमें बहुत सारा काम एक साथ कर सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए होता है GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि आपको पूरा स्क्रीन में हर कुछ दिखेगा। जैसे पेस्ट करना है तो राइट क्लिक में आपको पेस्ट दिखेगा, राइट क्लिक करोगे कॉपी दिखेगा, मतलब आपको सब कुछ दिखता है। तो ये होता है GUI, ठीक है। मल्टीटास्किंग, बहुत सारा काम करता है, ठीक है। उप्स, अब जो विंडोज का जो सॉफ्टवेयर मेरा बना हुआ है वो उप्स कॉन्सेप्ट पे है। देखिए बहुत सारा जो लैंग्वेज है, जैसे जावा, C#, ये सब उप्स कंसेप्ट पे, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो मैं बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सेक्शन है। तो बस मैं आपको इतना याद रख लेना है कि जैसे लैंग्वेज होता है ना, कोई भी जावा हो गया, C# हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोडिंग किया जाता है। तो यही कारण है इसको उप्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बस आपको कुछ नहीं याद रखना, याद रखिए कि जावा C# ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है, और विंडोज भी जो बना है वो उप्स का कंसेप्ट पे ही बना है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT। लेकिन अब क्या है कि अगर हमको विंडोज सॉफ्टवेयर को यूज करना है, लेकिन 10-12 आदमी एक ही विंडो को यूज करेंगे, तब क्या करेंगे? तब उसको हम लोग नेटवर्क के थ्रू जोड़ देते हैं, ठीक है। तब वो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या करेंगे, 15-20 कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो जोड़ देंगे, और अब विंडो को ही, जैसे यहाँ पर मेन विंडो तो सिंगल यूजर एक ही आदमी यूज कर सकता है, लेकिन ये जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो नेटवर्क, इसको बहुत सारा आदमी एक समय में यूज कर सकता है, ठीक है। मल्टी यूजर, बाकी देखिए मल्टी प्रोसेसिंग तो सब होगा, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम ये नेटवर्क है, ठीक है। NT मतलब नेटवर्क। तो यहाँ बस याद रखना है कि जो विंडो है, MS विंडो, ये सिंगल यूजर होता है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो नेटवर्क ये मल्टीपल यूजर, बहुत सारा यूजर। MS DOS में सिंगल यूजर, एक यूजर होगा एक समय में एक ही काम करेगा, ये सबसे एक घटिया होता है, ठीक है। उसके बाद है यूनिक्स। तो यूनिक्स जो बना था वो मेरा बेल लेबोरेटरी में बना था, ठीक है। और देखिए यूनिक्स और लिनक्स जो होता है वो मल्टी यूजर होता है, मतलब एक समय में बहुत आदमी इस पे काम कर सकता है। यूनिक्स और लिनक्स मल्टी यूजर होता है, बहुत आदमी एक बार में काम कर सकता है। और यूनिक्स जो है वो C लैंग्वेज में मेरा बना था, C, इसका जो कोडिंग हुआ था वो C लैंग्वेज में हुआ था, ठीक है। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री में अवेलेबल होता है, इसका कोड को आप चेंज वगैरह कर सकते हो। इसको बनाया कौन था, नाम जैसा सिमिलर है, लिनक्स टॉरवॉल्ड, ठीक है। लिनक्स टॉरवॉल्ड बनाया था। और इसका मैस्कॉट, मैस्कॉट मतलब सिंबल, जैसे गूगल का सिंबल होता है ना 4 स्क्वायर, तो इसी तरह इसका सिंबल क्या होगा, एक पेंगुइन बना होगा। लिनक्स आप गूगल में जाकर टाइप करना लिनक्स, तो आपको एक पेंगुइन का सिंबल दिख रहा होगा, तो वही है लिनक्स का, ठीक है। एंड्रॉयड जो है वो गूगल के द्वारा बनाया गया है, फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका सभी वर्जन जो है वो मीठा के नाम पर है, चॉकलेट वगैरह का नाम पर। जैसे एंड्रॉयड का वर्जन आता है कपकेक, एंड्रॉयड का वर्जन है इक्लेयर, एंड्रॉयड का वर्जन है किटकैट, एंड्रॉयड का वर्जन है ओरियो, ये सब चॉकलेट वगैरह का नाम है, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हमने आपको दिया। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा लिनक्स का। आप ये पिक्चर पे ध्यान दो, ये लिनक्स का एक पेंगुइन है, ठीक है, और यहाँ पर विंडोज का पिक्चर दिया हुआ है।